नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। भारत की राजनीति में हमेशा से धर्म और जातिगत समीकरण सत्ता के खेल बनते बिगड़ते रहे हैं। भारत की राजनीति में वोट बैंक और वोटों के ध्रुवीकरण में हमारे नेताओं को इतनी महारत हासिल हो गई है कि वे इस आधार पर अपना व्यवहार तय करते हैं और उनकी पार्टियां भी उसी अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाती है। प्रशांत किशोर जैसे प्रोफेशनल भी तैयार हो गए, इसे लेकर अलग ही कोर्स और अलग ही विद्या सामने आई है। 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव है। अभी से ही जातिगत आधार पर गोटियां बिछाई जाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में विपक्ष में है। 15 साल की सत्ता के बाद विपक्ष का क्या दर्द होता है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से अब महसूस कर पा रही है। हालांकि मौजूदा कांग्रेस की सत्ता भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, वहां निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। यहाँ जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो सबसे मजबूत आधार है ओबीसी का, जहां तकरीबन 52% आबादी ओबीसी है और इसमें से भी सबसे ज्यादा साहू समाज के मतदाता, जिनकी संख्या 52 लाख से ज्यादा है। और मतदाताओं की बात करें तो 32 लाख से ज्यादा यहाँ साहू मतदाता हैं। यहाँ कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ बस्तर और सरगुजा को छोड़कर शेष 9 लोकसभा क्षेत्रों में यह साहू समाज की आबादी निर्णायक भूमिका में होती है। और इसी तरह 90 विधानसभा सीटों में से 40 में सीधे सत्ता की चाबी साहू समाज के हाथ में होती है। यही कारण है कि 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष एक साहू सांसद के रूप में तय कर चुकी है। इसे लेकर अभी खुलासा आधिकारिक रूप से होने वाला है, लेकिन राष्ट्रबोध को जो अंदर की जानकारी मिली है उसके अनुसार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है 2 से 4 जुलाई को, वहां इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। भाजपा के इस कदम पर कांग्रेस की निगाहें जमी हुई है। कांग्रेस पहले से सत्ता समीकरण के लिए जातिगत आधार पर कैसे तुष्टीकरण करना है, इसके लिए अनेक व्यवहारिक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं सत्ता की ओर से। विपक्षी भाजपा के इस कदम पर सत्ताधारी कांग्रेस की भी निगाहें जमी हुई है। यह शाह और मात का दंगल लगभग शुरू हो चुका है। चुनाव को भले से 1.5 साल समय बाकी है, लेकिन तैयारियां अभी जोरों से चल रही है। छत्तीसगढ़ में 52% ओबीसी मतदाता और तकरीबन 31% आदिवासी और 11% अनुसूचित जाति को भाजपा द्वारा कितना महत्व दिया जाना है, इसका खुलासा तभी हो गया था जब चिंतन बैठक में 3 बड़े अग्रवाल और जैन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चिंतन बैठक से बाहर कर दिया था। पार्टी के कोषाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष रहे गौरी शंकर अग्रवाल और कद्दावर मंत्री रहे, 15 साल तक लगातार मंत्री रहे अमर अग्रवाल और राजेश मूणत। इन्हें डॉक्टर रमन सिंह का दूसरा पुत्र भी कहा जाता था। ये 15 साल मंत्री रहे, ये पूरी व्यवस्था को संभालते रहे और इन्हें भी उस बैठक से बाहर कर दिया गया। ये एक संकेत था कि किस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर भी दृष्टिकोण रखती है और ऐसे नेता जो कि संगठन के लिए ज्यादा उचित न हो, उन्हें बाहर किया जाए। उस बहुत बड़े कदम के बाद एक ओबीसी नेता के रूप में तेजी से उभरते जा रहे पूर्व युवा आईएएस ओपी चौधरी, इनके लिए भी एक अच्छी तैयारी हो चुकी है। इनके चेहरे को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि के रूप में प्रस्तुत करेगी और ओपी चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के अनुसार लगातार आंदोलन में एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार वो एक्टिव रहते हैं, आक्रामक भी अब नजर आ रहे हैं। कोरबा की खदानों से जिस तरह से कोयले की तस्करी हो रही है, उन्होंने वीडियो जारी किया और उसके विरुद्ध राज्य शासन ने जो मामला मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद तो ओपी चौधरी की छवि कहीं और ज्यादा उभर कर निकली है। खासकर भाजपा का युवा मोर्चा संगठन जो कि सुप्तप्राय नजर आ रहा था, ओपी चौधरी के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। इस तरह से ओपी चौधरी की छवि और भूमिका 2023 के चुनाव में भी बेहद अहम होने वाली है। उसे लेकर अभी से तैयारियां की जा रही है।
पूरे भारत में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में है, जहां 90 में से 71 सीटों में कांग्रेस का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में यहां सबसे कमजोर नजर आ रही है। यही कारण है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर अपनी निगाहें जमाए हुए है। हर हाल में 2023 में भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाने की तैयारी है। इसे लेकर राजनीति शुरू होगी। मौजूदा समय में जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ वैसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी हो सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से पक्षपात करती है या नहीं करती है, वो बात की बात है, लेकिन आरोप पहले से तैयार हो जाते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार आरोप लगाए हैं कि यहां बदलापुर की राजनीति होती है। सत्ता के इस घमासान की लड़ाई के पहले सारे अस्त्र तीखे कर लिए जा रहे हैं, खास करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने जहां बहुत पहले अलग अलग वर्गों के ओबीसी मतदाताओं के लिए निगम मंडलों में जहां व्यवस्था की, और वहीं जातिगत आधार पर भी तुष्टीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की, इसका फायदा भी मौजूदा समय में नजर आ रहा है। फिलहाल सत्ताधारी कांग्रेस यहाँ बेहद मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। आदिवासी राष्ट्रीय महासचिव की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा आदिवासी को महासचिव बनाने की लगभग तैयारी पूरी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 31% के आसपास है और 90 में से 29 सीटें आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बनाती रही है, लेकिन इस बार मौका दिया जा रहा है साहू समाज को। हालांकि छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ सबसे पहले ताराचंद साहू को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद अब एक नया साहू अध्यक्ष बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में किस तरह से साहू मतदाता सीधे तौर पे सत्ता की चाबी अपने पास रखते हैं, एक अध्ययन के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उस पर आप गौर करें। रायपुर जिले में 20 से 25% साहू मतदाता है, महासमुंद में तकरीबन 30%, दुर्ग में भी तकरीबन 30%, राजनांदगांव में 20 से 22%, बिलासपुर में 15 से 20%, कोरबा में 9 से 10%, जांजगीर में 12 से 14%, सरगुजा में 5 से 7%, कांकेर में 18 से 20%। साहू समाज की इन संख्या के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सत्ता की चाबी साहू समाज या साहू मतदाताओं के ही पास रहने वाली है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में धरना दिया था। भाजपा के इस कदम से सत्ताधारी कांग्रेस भी भौचक थी कि अचानक से ये 27% आरक्षण वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई, वहां संभल कर राजनीतिक बयान दिए जाते रहे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और सत्ता में वापसी के लिए अभी जो घमासान और बड़े स्तर पर होना है उसकी तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में बन के उभरे हैं और आने वाले चुनाव में यानी 2023 में अगर भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तैयारियां इसी तरह से हो भी रही है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल की छवि को तैयार किया गया है उससे पूरी की पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़े नजर आएगी और भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव होगा, ऐसी रणनीति मौजूदा समय में नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इसे हर हाल में कांग्रेस वर्सेस भाजपा का चुनाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को बदल रही है। 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह के बारे में जिस तरह से कांग्रेस की ओर से आरोप लगते रहे और जिस तरह से जातिगत आधार पर उन्हें साइड करने की कोशिश की गई, उसका सबसे बड़ा नुकसान डॉक्टर रमन सिंह को हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह मौजूदा समय में जिस स्थिति में है उससे कहीं पीछे नजर
नजर आ सकते हैं 2023 में। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी अगस्त 2021 में साफ तौर पर यह कह चुकी हैं कि हमारा अगला विधानसभा चुनाव किसी चेहरे पर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ढेर सारे चेहरे हैं। इतने खुले मन से और स्पष्ट बातें कहने के लिए उन्हें केंद्र की अनुमति जरूर मिली होगी और ये इशारा था डॉक्टर रमन सिंह के लिए। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हैं। ये तस्वीर बहुत जल्दी बदलने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तब उन्होंने खुद के मोदी सरनेम का अर्थ बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गुजरात में मोदी जो होते हैं छत्तीसगढ़ के साहू ही है। उनके बयान की चंद लाइनें एक बार फिर ध्यान से सुनिए, तब आपको एहसास हो जाएगा कि साहू समाज की अहमियत और जातिगत आधार पर फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा तुरुप का पत्ता उस समय चला था। इन सब चोरों का नाम मोदी क्यों है? उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहां जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या इनको शोभा देता है क्या? कहा जाता है कि एक बार कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। इसलिए राजनीति में सारी बातें संभल संभल कर कही जाती है। कई बार जुबान स्लिप भी हो जाती है और अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। ये अनर्थ किस तरह से तैयार होता है, इसे समझने के लिए आप राष्ट्रबोध को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कड़ियों में हम इसका सही ढंग से अर्थ बता पाएंगे कि किस तरह से इसके राजनीतिक नफा नुकसान तय हो रहे हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। कृपया कमेंट बॉक्स पे जाकर आज के विश्लेषण के बारे में राय रखना न भूलें, ताकि आपके मार्गदर्शन से कुछ और बेहतर प्रस्तुति हम दे सकें। नमस्कार।